हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। सो गाइज, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड अ प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट हम लोग सोल्व कर रहे थे एंड नाउ इन दिस सेशन we'll continue that question paper, that practice set for our all upcoming exams like UP PGT, TGT, UP LT grade biology and UP GIC lecturer. So let's start. First question is humus is important for plant growth because humus important है plant growth के लिए. why? ह्यूमस क्या होता है सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। सपोज हम कोई सॉइल लेते हैं और उस सॉइल में हमें देखना है कि ह्यूमस कौन सा पार्ट है, तो आप सॉइल कंपोजिशन का एक प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं, छोटी क्लास में ही 11th-12th में कराया जाता है। क्या करते हैं, इसमें हम सॉइल को वाटर के साथ मिक्स करके रख देते हैं, तो डिफरेंट लेयर्स हमें ऑब्टेन होती हैं सॉइल की। उसमें हमें सबसे नीचे जो पेबल्स कंकड़ पत्थर मिलेंगे, सबसे नीचे ग्रेवल बोलेंगे उसको, फिर सैंड कलेक्ट होगी, क्ले वाला पार्ट कलेक्ट होगा एंड उसके ऊपर फिर पानी रहेगा और पानी के ऊपर आप देखो घास वास के, तिनके के या प्लांट के लीफ के पार्ट या स्टेम का कोई पार्ट इस तरह के वाटर की सरफेस पर आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज ह्यूमस। वो सॉइल का कौन सा पार्ट है? ह्यूमस पार्ट है। वो इंपॉर्टेंट होता है प्लांट ग्रोथ के लिए बिकॉज इट इज पार्शियली डिकम्पोज्ड, because it is derived from leaves, it is rich in nutrients and increase the water holding capacity of soil, it is made up of dead organic matter. So here the correct answer will be option number 3, that is it is rich in nutrients and increase the water holding capacity of soil. Humus के ये characteristic feature होते हैं कि एक तो उसके पास nutrients हैं बहुत सारे, partially decomposed होता है, ये बात सही है। टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो भी है सॉइल में, सॉइल के अंदर हम ह्यूमस कहेंगे किसको? टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, जिसमें मेन कंपोनेंट एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। किससे बनता है? प्लांट और एनिमल की डेड जो मटेरियल है, डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, उसको डिकेइंग से और डिकम्पोजिशन से ये बनता है। ऑर्गेनिक कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है तो न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होंगे। सो इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ एंड इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा किसी सॉइल में, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है उससे। लीव्स से डिराइव होता है कि ये ऑप्शन है, तो लीव्स नेसेसरीली नहीं है, उसके अलावा हमने बात की स्टेम, रूट, कोई भी पार्ट हो सकता है प्लांट का या एनिमल का भी हो सकता है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज्ड मैटर होता है। बट ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, इट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट दैट न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की ये इंक्रीज करता है। Now the next question is Bordeaux mixture is used as a, Bordeaux mixture use होता है as a fertilizer, as a fungicide, as rodenticide, a chemical used in soil testing. Here the correct answer will be fungicide. यहाँ पर Bordeaux mixture जो होता है वो होता क्या है? कॉपर सल्फेट और स्लेक्ड लाइम का मिक्सचर। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 और स्लेक्ड लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस। सो ये वाइन यार्ड्स में या वाइन यार्ड या फिर फ्रूट फार्म्स या गार्डन में यूज़ किया जाता है, जो फंगल डिसीज होती है उनसे प्रिवेंट करने के लिए। अपने प्लांट्स को क्या करते हैं, ये फंगल सेल्स की जो एंजाइम्स होते हैं उनको डीनेचर कर देते हैं और उनके जर्मिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। मीन्स हमारे जो प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डाउनी माइल्ड्यू या फिर कोई और फंगस डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दैट इज बोर्डिएक्स मिक्सचर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ नेचुरल प्रीडेटर लिविंग बीइंग अप्लाइड ऑन द अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल दैम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जब कोई नेचुरल प्रीडेटर लिविंग है जो, उसको अप्लाई किया जाता है किसी दूसरे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसको कंट्रोल करने के लिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले अपने प्रैक्टिस सेट में भी बहुत सारे सोल्व कर चुके हैं। दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कंफ्यूजन टेक्निक और आर्टिफिशियल कंट्रोल। हियर द करेक्ट आंसर विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर? बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये चीज हम पहले भी कई बार मेंशन कर चुके हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मींस जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाए, मींस उसके प्रीडेटर का यूज किया जाए। तो नेचुरली किसी प्रीडेटर का यूज करना किसी दूसरे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैप्लॉइड फ्रॉम एंथर कल्चर वर फर्स्ट ऑब्टेन्ड इन। एंथर कल्चर से
पहली बार, एंथर मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टेमन के किस पार्ट की, ये हमारा स्टेमन है और इसमें ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है ऊपर की तरफ, इसको हम एंथर बोलते हैं। एंड दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन या एंड्रोसियम और उसका ये वाला पार्ट जो है एंथर है। और यहाँ पर जो सेल्स हैं उनसे हैप्लॉइड ऑब्टेन किए गए थे पहली बार इन ब्रेसिका, इन गोसिपियम और निकोटियाना और धतूरा। हियर द करेक्ट आंसर विल बी धतूरा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से पूछा गया है। धतूरा इनोक्सिया कौन सी स्पीसीज थी, धतूरा इनोक्सिया या जिम्सन वीड भी बोलते हैं इसको। इससे गुहा और माहेश्वरी ने 1964 में, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि पहली बार हैप्लॉइड ऑब्टेन किए गए थे एंथर कल्चर से, किसने ऑब्टेन किए थे और किस में ऑब्टेन किए गए थे, दो क्वेश्चन बनते हैं। तो गुहा एंड माहेश्वरी साइंटिस्ट ने इनको 1964 में ऑब्टेन किया था। हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड ऑब्टेन किए गए थे किससे, एंथर से। एंथर के अंदर डिप्लॉइड सेल्स भी हैं और हैप्लॉइड भी हैं। डिप्लॉइड सेल्स की बात करें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जिनसे हमारे माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन का सिंथेसाइज होता है, पोलन ग्रेन बनते हैं। तो पोलन ग्रेन तो हैप्लॉइड है और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वो डिप्लॉइड है। मियोटिक डिवीजन करके, मियोसिस करके वो पोलन ग्रेन बनाती हैं। तो पोलन ग्रेन यानी कि हैप्लॉइड्स को ऑब्टेन किया गया था पहली बार धतूरा इनोक्सिया में और गुहा और माहेश्वरी ने ऑब्टेन किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। इनमें से फूड की मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है हमारे लिए, प्लांट्स के, सॉरी एनिमल्स के लिए, अदर के लिए भी। लाइकेन्स है, एंजियोस्पर्म है, एल्गी है या फिर फंजाई है। सो ऑब्वियसली हियर द आंसर विल बी एंजियोस्पर्म, बिकॉज जितने भी हमारे जो फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं, हम जितने दालें लेते हैं, जितने अनाज लेते हैं, सबके सब किस डिवीजन के अंदर आते हैं, प्लांट्स में एंजियोस्पर्म के अंदर कैटेगरी में आते हैं। सो हमारे पास 5 डिवीजन होते हैं प्लांट्स के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा हमारी जो फूड सोर्स है वो किसके अंदर आती है, एंजियोस्पर्म के। लाइकेन भी नहीं होगा, एल्गी भी हम इतना ज्यादा नहीं फूड की तरह यूज करते हैं और ना ही फंजाई यूज करते हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2. Now the next question is Institute of Paleobotany is situated at. पैलियोबोटनी का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये चीज भी हम आपको बहुत बार मार्क कराते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूट आपके पास आते हैं उनके एक सेपरेट नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर मिल जाता है हर क्वेश्चन पेपर में। इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी कहाँ पर है, दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या औरंगाबाद में। हियर द करेक्ट आंसर विल बी लखनऊ। इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी इज सिचुएटेड एट लखनऊ और 1946 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसको हम बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी भी बोलते हैं और यहाँ पर प्लांट फोसिल्स पर रिसर्च की जाती है। और वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ प्लांट एंड अर्थ साइंस, ये क्या है, प्लांट और अर्थ साइंस का इंटीग्रेशन है, दोनों का मिला जुला रूप है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, नाम से ही जैसा समझ में आता है, बोटनी मीन्स हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे और पैलियोबोटनी मीन्स उनके फोसिल्स की स्टडी करेंगे प्लांट्स के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जिस्टेंस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम मे बी डिटेक्टेड विद द स्टडी ऑफ। कोल और पेट्रोलियम का एग्जिस्टेंस डिटेक्ट किया जा सकता है विद द स्टडी ऑफ पैलियोबोटनी, इकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी। हियर द करेक्ट आंसर विल बी पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, प्लांट्स के फोसिल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो उन्हीं से तो क्या बनता है, उन्हीं से कोल और पेट्रोलियम बनता है, उन्हीं के डिपॉजिट होने से लेयर्स में बहुत सारे सालों के बाद क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम बनते हैं। तो इट कैन बी डिटेक्टेड विद द स्टडी ऑफ पैलियोबोटनी। Now the next question is when a cell engulf a surround a particle and forms a vesicle around it, the phenomenon is known as। जब कोई सेल किसी सराउंडिंग पार्टिकल को एनगल्फ कर लेती है और वेसिकल बना लेती है उसके अराउंड, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, फेजोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और नन ऑफ दिस। हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, फेजोसाइटोसिस।
क्या होता है फेजोसाइटोसिस? जब कोई सेल अपने आसपास के पार्टिकल को एनगल्फ कर लेती है, निगल लेती है और उसके अराउंड एक वेसिकल बना लेती है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उस प्रोसेस को फेजोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्जोसाइटोसिस की बात करें तो ये इसका अपोजिट होगा, जब सेल जो होती है वो किसी चीज को अपने से बाहर निकालती है। एंडोसाइटोसिस क्या है? दिस इज द फिनोमिनन, ये भी वही फिनोमिनन है जिसमें सेल कुछ ईट करती है, सेल कुछ एनगल्फ करती है। फेजोसाइटोसिस इसी का एक स्पेसिफिक टाइप है जहां पर सेल एक्टिवली एनगल्फ करती है लार्ज पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया और डेब्रिस, बैक्टीरिया को या डेब्रिस को, और एक वेसिकल बना लेती है उसके अराउंड, जैसा कि हमें देखने को मिलता है हमारे किसमें, अमीबा में। अमीबा में भी फेजोसाइटोसिस के थ्रू सूडोपोडिया जो होते हैं वो किसी फूड पार्टिकल को सराउंड कर लेते हैं पहले और फिर उसको एनगल्फ कर लेते हैं अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसी तरह से हमारी WBC जो होती है वो इसी तरह से फेजोसाइटोसिस करती है, बाहर से आने वाली किसी एक्स्ट्रा जर्म्स का या किसी हमारी वेस्ट सेल का वेस्ट पार्टिकल्स का, वो भी इसी तरह से फेजोसाइटोसिस करती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इज अ मेथड यूज्ड फॉर। BOD मेथड किसके लिए यूज होता है? नंबर 1 इज एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। Number 2, working out the efficiency of oil-driven automobile engines, measuring the activity of Saccharomyces cerevisiae in producing curd on commercial scale, या फिर वर्किंग आउट द एफिशिएंसी ऑफ RBC अबाउट देयर कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन। बहुत इजी और बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। BOD के बारे में हम बहुत जगह पर पढ़ते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है BOD होती है एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। सीवेज वाटर में मीन्स जो घरों से, इंडस्ट्रीज से जो भी लिक्विड वाटर वाला जो वेस्ट निकलता है उसको सीवेज बोलते हैं, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट कितनी है, मीन्स कितना पोल्यूटेड है वो वाटर, उस चीज को एस्टिमेट करने के लिए उसकी क्या मेजर की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD मेजर किया जाता है। जितना ज्यादा किसी वाटर की BOD होती है इट मीन्स इट इज मोर पोल्यूटेड, वो पानी उतना ही ज्यादा क्या है, पोल्यूटेड है। और होती क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? देखो, जो भी वाटर होगा, सीवेज होगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, और वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, डिके करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। और BOD क्या है? वो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो रिक्वायर्ड है उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, इट मीन्स उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है वाटर के अंदर, इट मीन्स वो उतना ही ज्यादा क्या है? पोल्यूटेड है। सो वाटर की क्वालिटी या फिर वाटर का ये कहिए कि उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर है, इसको एस्टिमेट करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और BOD। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोमैग्निफिकेशन इज हाईएस्ट इन। बायोमैग्निफिकेशन किस में हाईएस्ट होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर। जब हम फूड चेन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, इकोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहां पर ये टॉपिक देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन? जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई केमिकल लाइक DDT और मर्करी ये फूड चेन में एक लेवल से दूसरे, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है एट ईच ट्रॉफिक लेवल। सो वी कैन से दैट जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल होगा वहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इनकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी, मीन्स वहां पर बायोमैग्निफिकेशन जो होगी वो हाईएस्ट होगी। तो हम किसी भी फूड चेन को बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स आते हैं ना, प्रोड्यूसर्स जो फोटोसिंथेसिस करके फूड सिंथेसाइज करते हैं। आफ्टर दैट प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली फीड कर रहे हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, ग्रीन प्लांट्स को जो खा रहे हैं, हर्बीवोर्स हो गए जो। फिर उसके बाद कौन आते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो इन हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, लाइक ग्रास हो गया, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, तो यहाँ पर लायन क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। जो उसको भी खाए फिर वो टॉप कार्निवोर्स हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरह से हमारी फूड चेन बनती है। तो सबसे ज्यादा अब होता क्या है? सपोज एक स्मॉल फिश है, एक लार्ज फिश है, तो प्राइमरी कंज्यूमर और उससे पहले किसी कोई हर्बीवोर्स है जिसको फिश खा रही है, तो वो क्या कर रहा है? प्लांट की सबसे पहले प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से या कहीं और से
किसको, इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, वाटर के थ्रू जाएंगे या सॉइल से इनकी बॉडी में जाएंगे। फिर डिफरेंट प्लांट्स को कौन खाएंगे, हर्बीवोर्स। तो वो अलग अलग कई सारे प्लांट को खा रहे हैं तो उनकी बॉडी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई। फिर उसको कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर कई सारे हर्बीवोर्स को खा सकता है, जरूरी नहीं ना एक ही हर्बीवोर्स को खाएगा, तो कई सारे हर्बीवोर्स से उसकी बॉडी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल है वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इन सबसे ज़्यादा क्या होगी, बायोमैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेविया ब्राजीलियंसिस इज अ सोर्स ऑफ। हेविया ब्राजीलियंसिस किसका सोर्स है, रबर, स्पाइस, बेवरेज या फिर डाई। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी रबर। रबर जो ऑब्टेन होती है वो किससे होती है, हेविया ब्राजीलियंसिस नाम के प्लांट से, और इस प्लांट के रबर ट्री भी बोलते हैं इसको, इसके लेटेक्स से ये ऑब्टेन की जाती है। ये कहाँ का नेटिव ट्री है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट का। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के नेटिव ट्री है ये, यहाँ पर नेटिवली पाए जाते हैं। और किस तरह से, लेटेक्स जो होता है एक मिल्की फ्लूइड होता है, प्लांट के बार्क वाले, स्टेम वाले पार्ट में एक मिल्की फ्लूइड होता है, इसको कलेक्ट किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको टैपिंग बोलते हैं। और इस प्रोसेस से जो रबर बनती है वो, ये जो प्रोसेस की जाती है, फिर इस रो रबर बनाई जाती है। इस लेटेक्स को लिया, इससे रो रबर बनाई जाती है, और वो वेरियस इंडस्ट्रीज में फिर अलग अलग इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रबर का यूज किया जाता है, बिकॉज रबर हाई इलास्टिसिटी और रेजिलियंस की प्रॉपर्टी रखती है, इसलिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर यील्डिंग पार्ट ऑफ बीटा वल्गैरिस इज। बीटा वल्गैरिस का शुगर यील्डिंग पार्ट कौन सा है, लीफ, शूट, रूट या फिर ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रूट, बिकॉज रूट, बीट रूट का कौन से पार्ट में फूड स्टोर होता है, रूट वाले पार्ट में होता है ना, तो शुगर बीट भी बोलते हैं बीटा वल्गैरिस को, और उसके रूट वाले पार्ट में शुगर जो है वो स्टोर होती है, इसलिए वहीं पर क्या होता है, वहीं से क्या की जाती है, शुगर यील्ड की जाती है, शुगर प्राप्त की जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज बॉटनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर इज। कॉलीफ्लावर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, ब्रेसिका ओलिरेसी वेराइटी कैपिटाटा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका ओलिरेसी वेराइटी बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलिरेसी वेराइटी जेमिफेरा। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ब्रेसिका ओलिरेसी और वेराइटी बोट्राइटिस। ब्रेसिका ओलिरेसी मीन्स गोभी हो गई, उसके अंदर सारी आ जाती है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, जितनी भी हमारी केल, जो भी वेराइटीज होती हैं। तो इन्होंने वेराइटी की कौन सी की बात की है, कॉलीफ्लावर की। सो कॉलीफ्लावर की वेराइटी कौन सी होती है, बोट्राइटिस। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ब्रेसिका ओलिरेसी वेराइटी कैपिटाटा, ये कैबेज का साइंटिफिक बोटेनिकल नेम है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस ये मस्टर्ड का है। ब्रेसिका ओलिरेसी वेराइटी जेमिफेरा ये ब्रुसेल्स स्प्राउट्स का है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ब्रेसिका ओलिरेसा वेराइटी बोट्राइटिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरासूट मैकेनिज्म इज फाउंड इन। पैरासूट मैकेनिज्म किस में मिलती है, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, सोलेनेसी, नन ऑफ दिस। हियर द करेक्ट आंसर विल बी कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिटी फैमिली मीन्स एस्टर, डेजी फैमिली, ये सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं जिसको, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये प्लांट्स आते हैं इसमें। पैरासूट मैकेनिज्म क्या होती है, दिस इज अ सीड डिस्पर्सल मेथड। ये किसको डिस्पर्स करने का मेथड है, सीड्स को डिस्पर्स करने का मेथड है, और सीड्स को सीड्स डिस्पर्सल का एक मेथड होता है जिसमें सीड्स जो होते हैं वो एक फेदरी या हेयरी स्ट्रक्चर से अटैच रहते हैं। सीड्स के पास एक फेदरी या हेयरी स्ट्रक्चर होती है जो एक्ट करती है लाइक अ पैराशूट, जो किसकी तरह, पैराशूट की तरह काम करती है, और विंड में इसको मूवमेंट अलाउ करती है इसकी एक जगह से दूसरी जगह, और ये स्ट्रक्चर को पेपस बोलते हैं। सो पैराशूट मैकेनिज्म के प्लेस पर अगर आपसे पेपस भी पूछा जाए, जो ये इसमें विंग लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको विंड में मूवमेंट के लिए अलाउ करती है, एडेप्टेशन है इसमें, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेपस, जो कि इसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पैराशूट मैकेनिज्म किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और पेपस किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हियर द करेक्ट आंसर विल बी कंपोजिटी फैमिली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। फ्रूट जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हमारे पास है एस्पिरिडियम, सोरोसिस, साइकोनस या फिर कैरियोप्सिस। हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 साइकोनस। यहाँ पर कैसा फ्रूट है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होने वाले फ्रूट को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है,
जो रिसेप्टिकल है फ्लावर का वो एक फ्लास्क लाइक या एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और उसके अंदर हमारे फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स बहुत सारे, और ऊपर की तरफ एक होल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें वहां ऊपर की तरफ मेल फ्लावर लगे रहते हैं और नीचे फीमेल फ्लावर लगे रहते हैं। तो इनका जो फ्रूट बनता है वो भी फ्लास्क शेप फ्रूट बनता है। और एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, फिग वगैरह, अंजीर वगैरह, जिनके अंदर जैसे आप गुल्लर सुनते होंगे, जिसको अगर हम फ्रूट को खोले तो उसके अंदर क्या निकलते हैं, इंसेक्ट निकलते हैं। वो इंसेक्ट का रीजन भी वो पोलिनेशन की वजह से है, बिकॉज पोलिनेशन कराने के लिए जो इंसेक्ट जाते हैं वो अपने एग्स वहां ले कर देते हैं, और जब जाते हैं तो वो फिर निकल नहीं पाते जब तक फ्रूट डेवलप नहीं होता, वो होल जो है वो बंद हो जाता है। सो यहाँ पर होलो रिसेप्टिकल होता है इनफ्लोरेसेंस का, और उससे फिग लाइक फ्रूट्स में ये होता है, फिग वगैरह में फ्लास्क से फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, फ्लेसी, और वो एनक्लोज करती है न्यूमरस स्मॉल फ्लावर्स, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स रहते हैं उसी के अंदर। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। नाउ द हेस्पेरिडियम, बाकी ऑप्शंस की बात करें, हेस्पेरिडियम का आप याद रखना बेरी टाइप का ये फ्रूट है और ऑरेंज वगैरह में होता है। सोरोसिस किस में होता है, पाइनएप्पल और जैक फ्रूट वगैरह में, जहां पर बहुत कई सारे छोटे छोटे फ्रूट मिलकर एक क्लस्टर की फॉर्म में रहते हैं। और कैरियोप्सिस किस में होता है, व्हीट में होता है। व्हीट जितने भी अनाज वगैरह है, इनकी क्या खास बात होती है कि इनकी जो सीड कोट है और फ्रूट वॉल है वो दोनों एक दूसरे से अटैच होती हैं, बहुत चिपकी हुई होती हैं। फ्रूट वॉल भी मीन्स हम अनाज का जो दाना देख रहे हैं, मक्का का हो या गेहूं का है, तो उसकी फ्रूट वॉल और उसकी सीड कोट दोनों आपस में बहुत चिपकी हुई हैं, मीन्स हम उसको उसका फ्रूट भी बोल सकते हैं, सीड भी बोल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस डेवलपिंग बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच जो एक्सेस डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं, एंथोफोर या फिर एंड्रोफोर, गाइनोफोर या गाइनेंड्रोफोर। अगर आप हिंदी में ऑप्शन इसके देखेंगे, कुछ चीजों के ऐसे भी हमें देख लेने चाहिए कि ऑप्शन अगर इंग्लिश में है तो एक बार हिंदी में भी चेक कर लीजिए, बिकॉज कुछ का यहाँ से नाम पता चल जाता है, या फिर आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हो। गाइनेंड्रोफोर, गाइनो मीन्स गाइनोसियम और एंड्रो मीन्स एंड्रोसियम, तो गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों की कनेक्टिविटी से जो एक्सेस बनेगी उसको गाइनेंड्रोफोर बोलेंगे। एंथोफोर जो होती है वो किसके बीच बनती है, ये कैलिक्स और कोरोला के बीच एक्सेस बनती है। जो एंड्रोफोर है वो किसके बीच बनती है, एंड्रोसियम और किसके बीच, एंड्रोसियम और कोरोला के बीच। गाइनोफोर जो होती है वो गाइनोसियम को ऊपर की तरफ उठाती है, बट गाइनोसियम और एंड्रोसियम के बीच नहीं बनेगी। ये भी गाइनोसियम को हाईएस्ट पोजीशन पे लेके जाती है, गाइनेंड्रोफोर एक लॉन्ग एक्सिस बन जाता है, गाइनोसियम को ऊपर ले जाता है, और बट दोनों के बीच में होता है ये गाइनोसियम और किसके, एंड्रोसियम के बीच में। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, गाइनेंड्रोफोर। Now the next question is an underground specialized shoot with reduced disc-like stem covered by fleshy leaves is, underground बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंडरग्राउंड स्पेशलाइज्ड सूट, अंडरग्राउंड होती है, स्पेशलाइज्ड होती है, और ऐसी सूट जो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होती है, रिड्यूस्ड होकर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, और कवर्ड बाय फ्लैसी लीव्स, किससे कवर्ड रहती है, फ्लैसी लीव्स से कवर्ड रहती है, और स्टेम बहुत रिड्यूस होती है। तो इसको हम बोलेंगे बल्ब, बुलबिल, राइजोम या राइजोफोर। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी बल्ब। यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसी बन जाती है, उसको बल्ब बोलते हैं जो स्ट्रक्चर बनती है। और अनियन और गार्लिक इसके एग्जाम्पल है। अनियन में आप देखते हो ना, नीचे की तरफ छोटी सी गार्ड सी दिखती है, उसमें से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वो तो हमारे रूट वाला पार्ट हो गया। और जो ये गार्ड सी दिखाई देती है नीचे की तरफ, वो उसका क्या हो गया, स्टेम है, रिड्यूस्ड स्टेम। और जो भी आप पार्ट उसका खाते हो वो फ्लैसी लीव्स हैं उसकी, सो उसको बल्ब बोलते हैं। बुलबिल क्या होता है, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए स्ट्रक्चर होती है, जो जिससे नया प्लांट बन जाता है। एगेव वगैरह प्लांट में ये देखने को मिलती है। राइजोम क्या है, ये भी स्टेम ही है, अंडरग्राउंड स्टेम है। और जिंजर और टर्मरिक इसका एग्जाम्पल है, जिंजर एंड टर्मरिक हॉरिजॉन्टली ग्रो करने वाली अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं ये भी। राइजोफोर जो है वो भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। सो गाइज, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ कंप्लीट होता है। 125 क्वेश्चंस हमारे एक सेट के कंप्लीट हो गए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।